के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अच्छी बात क्या है कि हम फिजिक्स की जान रोटेशनल मोशन को आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम फिजिक्स में क्या कर चुके हैं एक बार बता देते हैं। हमने काइनेमैटिक्स को खत्म कर दिया है, उसका सर्कुलर पार्ट चल रहा है जनरली 3 से 4 दिन में। मान लीजिए काइनेमैटिक्स पूरा खत्म हो ही गया, वो तो पैरेलल में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। काइनेमैटिक्स फुल फॉर्म में खत्म, एनएलएम भी फुल फॉर्म में काफी बढ़िया तरीके से जान के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ एक एक पीवाईक्यू के साथ खत्म किया। डब्ल्यूपीई हमने अच्छे से किया और सेंटर ऑफ मास हमने अच्छे से किया। देखिए इसके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एचडब्ल्यू के डिस्कशन के बाकी हैं, जिसका डिस्कशन इस संडे को हम देंगे, तो वो हम संडे में देख लेंगे। बाकी अपन ने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया। अब डब्ल्यूपीएम के जेई मेंस के पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, एक सेंटर ऑफ मास के जेई मेंस के पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, ताकि और प्रैक्टिस को मजबूत कर सकें। इसका मतलब काइनेमैटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, डब्ल्यूपीएम हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, और अब चल रहा है रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन हमारा चल ही रहा है, मतलब ये भी समझ लो खत्म ही हो जाएगा। तो रोटेशनल मोशन अब चलेगा, प्यार से करेंगे इसे बिना किसी जल्दबाजी के। तो ये रोटेशनल मोशन यहाँ से चलेगा आपका। और कल से आपका मतलब आज 8 है, 9 10 परसों बृहस्पतिवार से थर्सडे 10 जुलाई से आपका एक नया क्लासरूम ओपन होगा। क्लास 12 की फिजिक्स भी हम साथ में ओपन करेंगे। मतलब अब आपका एक रोटेशनल मोशन का चैप्टर चलेगा 11th का, और एक आपका चैप्टर चलेगा क्लास 12th का। वैसे हमें बहुत पहले करना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी भी करेंगे तो ज्यादा जल्दी, मतलब ज्यादा देर नहीं आई है। पहले फील्डिंग सेट करने में टाइम लग गया। तो हम सबसे पहले अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम 10 जुलाई को, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करेंगे अपना। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आपको कैपेसिटर पढ़ाएंगे। आप लिख सकते हैं हम किस क्रम में पढ़ाने वाले हैं। कैपेसिटर के बाद हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम या हो सकता है हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर चालू कर दें ऊपर, कोई नहीं, वो तो लास्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम यहाँ पर आपको मूविंग इन चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ईएमडब्ल्यू, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको बेसिकली हम 12th में पढ़ाएंगे, मतलब पैरेलल में चलेंगे। और जब ईएमडब्ल्यू वगैरह हो जाएगा तो सबसे लास्ट में आपका आएगा सेमी कंडक्टर, बस। और इसका जैसे ही वेव चैप्टर फिनिश होगा, मतलब एसएचएम हो गया, वेव हो गया, मान लीजिए आपका 11th फिनिश हो गया, उसके बाद आपका एटॉमिक चैप्टर यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। और फिर एटॉमिक चैप्टर और वेव चैप्टर होते ही यहाँ पर आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा। इसका मतलब 17 से 18 सितंबर तक हमारा इस फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री नेक्स्ट वीक में फिनिश हो जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म। अब आज एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू होगा आपका। आयनिक इक्विलिब्रियम 2 दिन के अंदर, कल और परसों में खत्म हो जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडॉक्स रिएक्शन आपका साथ के साथ चल जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक तक आपका फिजिकल केमिस्ट्री खत्म। तो उसके नेक्स्ट वीक्स के बाद करीबन 12-15 जुलाई के बाद से आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों साथ चलेगा, और स्मूथली हम 17 सितंबर तक अपना केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर देंगे, और कंप्लीट फिजिक्स भी फिनिश कर देंगे। और 17 सितंबर से अपना चालू करेंगे प्रैक्टिस सेशन, मैराथन सेशन और भयंकर चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस प्यारे से लेक्चर को। और आज के इस लेक्चर में क्या होने वाला है एक बार समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, तो हम आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है रोटेशनल मोशन। यह है लेक्चर नंबर 1। तो आपके इस चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन, लेक्चर नंबर 1। देखिए रोटेशनल मोशन है क्या, समझने का ट्राई करते हैं। देखिए आपने सर हमें पढ़ाया लीनियर मोशन। तो जो मोशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। होता है प्योरली ट्रांसलेशन मोशन, कहो तो लीनियर मोशन एक तरीके का, प्योरली ट्रांसलेशन मोशन। एक होता है प्योरली रोटेशनल मोशन, और एक होता है आपका कंबाइंड CPRTM,
कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन। ये होता क्या है, आइए इसको समझने का ट्राई करते हैं। ये आपका एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को मैंने पुश करके इसको यहां भेज दिया। तो मान लीजिए अगर ये पार्टिकल एक यहां था तो वही पार्टिकल अपनी इसी पोजीशन पर होगा, जो पार्टिकल यहां था वो पार्टिकल यहीं का होगा। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट पहले था, मोशन करने के बाद भी इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वहीं दिख रहा है, तो आपका ट्रांसलेशन मोशन होगा। रोटेशनल कैसे, ब्लॉक का ये वाला पॉइंट यहां था, अब मैंने इस ब्लॉक को रोटेट किया, रोटेशनल मोशन किया, तो ये वाला ब्लॉक यहां आ गया, तो ये वाला ब्लॉक कहां आ गया, यहां आ गया। तो अब ये वाला जो डॉट पॉइंट है वो यहां पहुंच जाएगा। तो क्या ब्लॉक में आपको डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है? अगर हम ध्यान दें तो ब्लॉक में आपको डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तो इसका मतलब ये है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वो आपका रोटेशनल मोशन होगा, और जहां वो आगे भी मूव करे, रोटेट भी करे, वो आपका CTRM या CRTM कहलाता है। फिर से समझिए ये ट्रांसलेशन मोशन क्या है, ये रोटेशनल मोशन क्या है। तो इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज एनी टाइम इंटरवल, तब वह आपका क्या कहलाता है, तब वह आपका कहलाता है लीनियर ट्रांसलेशन मोशन। क्या कहलाता है वो आपका, लीनियर ट्रांसलेशन मोशन। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए ये वाला ब्लॉक इधर है, अब मैं इसको ऐसे मोशन करवा रहा हूं, ऐसे मोशन करवा रहा हूं, तो क्या इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया? नहीं, जो सा टॉप पॉइंट जैसा था वो अभी भी वैसा दिख रहा है। मतलब जैसे आरती करते हैं, ऐसे करते हैं आरती, तो आरती करना हमारा क्या हुआ, एक ट्रांसलेशन मोशन हुआ। क्यों ट्रांसलेशन मोशन हुआ? क्योंकि इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अभी भी यही है, लेकिन इसको नहीं करेंगे वरना माउस टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका रोटेशनल मोशन करूं, रोटेशनल मोशन करूं, क्या करूं इसका, रोटेशनल मोशन, तो क्या होगा, देखिए ये वाला कैप को देखना आप, अब ये वाला कैप इस पॉइंट पे नीचे हो गया, लेकिन इस पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, एंगुलर होना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर की बात हो रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज एवरी टाइम इंटरवल, इसका मतलब तो यहां पर इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, देखो अगर ये पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट करने पे ये वाला टॉप मोस्ट यहां पहुंच गया, तो ये रोटेशनल मोशन नहीं होगा, ये आपका CRTM होगा। क्यों CRTM होगा? क्योंकि ये आगे मूव भी कर रहा है और उसके पॉइंट भी चेंज हो रहे हैं, मतलब आगे मूव होता हुआ चेंज हो रहा है, तब वो आपको क्या होगा, CRTM होगा। मतलब वो रोटेट भी हो रहा है और आगे की तरफ मूव भी कर रहा है। लेकिन प्योरली रोटेशनल मोशन कब होगा, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी पॉइंट इज रिमेन सेम, मतलब जोन सा पॉइंट जहां था वो पॉइंट आपको वहीं की तरफ दिखाई दे, तब आप क्या कहोगे, वो प्योरली रोटेशनल मोशन है। क्या है वो, प्योरली रोटेशनल मोशन है। इसका मतलब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ये यहां था, कुछ समय के बाद यहां पहुंच गया, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है,
लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो था, जितना एंगल ये यहां बना रहा था उतना ही एंगल यहां भी बना रहा है। तो इसका मतलब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। लेकिन रोटेशनल में तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। तो इसका मतलब इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is remains same at every point या at every time of interval या at every time interval, then we can say ये जो आपका मोशन होगा ये आपका क्या होगा, प्योरली रोटेशनल मोशन होगा। if displacement remains same at every टाइम इंटरवल की जो स्पेलिंग होगी लिख लेना, तब वो आपको क्या होगा, प्योरली ट्रांसलेशन मोशन होगा। और अब घूम भी रहा है और चल भी रहा है, घूम 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 करते हुए चल भी रहा है, तब आपका क्या होगा, कंबाइंड रोटेशनल पर ट्रांसलेशन मोशन होगा। जैसे गाड़ी का पहिया चलना, तो ऐसे आरती करना ट्रांसलेशन मोशन है, ऐसे गोल गोल ऐसे गोल गोल घुमाना ट्रांसलेशन व प्योरली रोटेशनल मोशन है। और घूमते हुए चलाना, ऐसे ऐसे चलाना, कैसे चलाना, रोटेट करते हुए ट्रांसलेट करना, तो ये हमारा कौन सा मोशन होगा, ये आपका मोशन होगा CRTM, कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन। तो ये आपके टाइप ऑफ मोशन थे, क्योंकि यहाँ पे हमने इजीली आपको बता दिया है। और आई होप अब आपको इसके प्रति कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम समझते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। एक रिजिड बॉडी वो होती है कि आप उसका कितना भी फोर्स लगाओ, उसको कितना भी मोशन करो, कुछ भी करो, उसका एक भी पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी बोला जाएगा। ऐसा तो कोई बॉडी होता ही नहीं है। इस पेन पे पत्थर मारूंगा तो उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, ऐसी कोई एक्चुअल में होती नहीं। लेकिन जो हीरा होता है वो एक रिजिड बॉडी का उदाहरण है, लेकिन हर कोई रिजिड नहीं होता। इसमें रिजिड बॉडी क्या होती है, तो परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, a rigid body is defined as a collection of particle with the property that the distance between particles remains unchanged during motion of the body. Implies rigid body is the idealization of body that does not deform or change shape in any circumstances. प्रैक्टिकली कोई रिजिड बॉडी नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में मतलब हम क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए हम आइडियलाइजेशन करेंगे कि रिजिड बॉडी एक्चुअल में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर सबके पार्टिकल रिमेन्स उसी पोजीशन पर हैं, तब आप क्या कहेंगे, तब आप ये कहेंगे कि वो बॉडी रिजिड बॉडी है। वो क्या है, एक रिजिड बॉडी का काम कर रही है। आइए इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है जिसमें मैंने कोई से 2 पॉइंट उठाए और इन 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर हमेशा सेम आ रहा है, इसका मतलब dr/dt, या अगर ये 0 हो रहा है तब आप क्या कहोगे कि वो रिजिड बॉडी। क्या सर ये लिख सकते हैं dr/dt? तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, लेकिन आर वेक्टर चेंज हो सकता है बिकॉज डायरेक्शन का भी लफड़ा होता है। इसको रोटेट कर दे तो डायरेक्शन बदल जाएगा, इसलिए हमने आर वेक्टर नहीं लिखा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ एनी टू पार्टिकल ऑफ रिजिड इज 0। रिजिड बॉडी में जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है वो दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे इसका वेलोसिटी अगर आगे है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों ही क्या आएगा, 0 आएगा, जिसकी वजह से इनका डिस्प्लेसमेंट आपको एक कांस्टेंट देखने को मिलेगा। और नो रिलेटिव अलोंग लाइन जॉइनिंग, और जो लाइन ज्वाइन कर रही है इनके अलोंग कोई भी मोशन होता हुआ आपको नजर में नहीं आएगा। तो क्या कंडीशन होती है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट डज नॉट चेंज इन
एनी कंडीशन देन यू से कि वो क्या होती है आपकी, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी रिजिड बॉडी होती है। अब देखिए इसका वेलोसिटी v1 इधर है, इसका वेलोसिटी v2 इधर है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसका कंपोनेंट करेंगे तो इधर आएगा v1 cos थीटा, इसको थीटा 1 बोलो, थीटा 2 बोलो, और इधर क्या आएगा तुम्हारा v2 cos थीटा 2। इधर क्या आएगा v2 sin थीटा 2, और इधर क्या आएगा v1 sin थीटा 2। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तभी तो मोशन इसी लाइन में होना चाहिए। अब अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो चाहिए, मतलब दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट चाहिए, तब उसके केस में इन दोनों वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मोशन को समझते हैं ए के रिस्पेक्ट में। तो किसी के रिस्पेक्ट में समझते हैं तो उसको जीरो कर देते हैं, और उसका जो वेलोसिटी होता है वो दूसरे वाले पार्टिकल को दे देते हैं। यही पढ़ा था हमने सर्कुलर में, तो किसी में ही पढ़ा हो, मुझे याद नहीं, सेंटर ऑफ काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा। अब ये स्टॉप हो गया तो इसका वेलोसिटी इस वाले पार्टिकल को ही मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा v1 प्लस v2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा v1 प्लस v2। ये कंपोनेंट किए थे हमने, इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, वो इधर मिल जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी जो कि डायरेक्शन देने का काम करेगी, और जो कि इसको रोटेट करने का काम करेगी। इसका मतलब ये क्या जनरेट करेगा, ओमेगा जनरेट करेगा। तो अगर आपको ओमेगा निकालना तो क्या करना पड़ेगा, v/r करना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो आपको क्या देगी, ओमेगा देगी, घुमाएगी। ये वाली वेलोसिटी क्या ओमेगा देगी, नहीं देगी। ओमेगा कौन देगी, ये वाली वेलोसिटी। तो इसलिए हमने क्या करा, इसको स्टॉप करा। इसकी जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर वो वेलोसिटी हमने इसको दे दी v1 प्लस v2। तो इसका मतलब अब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ओमेगा क्या आएगा यहाँ से, a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या आ जाएगा, v1 अगर b के रिस्पेक्ट में निकाले तो क्या होगा, b के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये आएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो आपका यहां क्या आएगा, यहां आएगा वो v1 cos थीटा 2, यहाँ v1 cos थीटा 1, यहाँ वो तो ठीक है, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। तो इसका जो साइन थीटा वाला वेलोसिटी होगा वो इसी को जुड़ जाएगा, और इसका पास वेलोसिटी तो है ही v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2। तो यहां से ओमेगा b विद रिस्पेक्ट टू a क्या आ गया, v2। अब दोनों का डायरेक्शन देखते हैं। तो ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब मोशन कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज। ये भी ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब मोशन कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू a बाय b इज इक्वल टू ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू b बाय ओमेगा b विथ रिस्पेक्ट टू a। इसका मतलब जो ओमेगा होता है वो रिजिड बॉडी के लिए या किसी भी रोटेशनल मोशन में जो ओमेगा होता है वो रिमेन सेम होता है। एंगुलर वेलोसिटी b विथ रिस्पेक्ट टू a is same as angular velocity of a with respect to b। तो ये हमें कहानी है जो कि समझनी है कि किसी भी रोटेशनल मोशन में जो ओमेगा होता है वो रिमेन सेम होता है। इन अ रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी इज सेम अबाउट एनी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में आप किसी भी पार्टिकल के अलोंग ओमेगा निकालोगे तो उन सभी का ओमेगा क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन आप वेलोसिटी के वेक्टर को एक दूसरे के बराबर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा वेलोसिटी के लिए नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर रिजिड बॉडी है तो उसका जो ओमेगा आएगा
वो किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग, किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या देखने को मिलेगा, हमें हमें वो एक कांस्टेंट देखने को मिलेगा, एक रिमेन सेम देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी इज सेम अबाउट एनी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी। इसका मतलब ओमेगा हमेशा क्या करेगा, किसी भी रिजिड बॉडी का किसी भी पार्टिकल के अलोंग अगर आप निकालेंगे तो वो क्या करेगा, रिमेन सेम रहेगा। तो ये बात आप यहां से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि फॉर अ रिजिड बॉडी ओमेगा किसी भी पार्टिकल निकालेंगे आपको सेम देखने को मिलेगा। चलिए अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है जो ओमेगा के रेट से रोटेट कर रही है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, m1 m2 m3 m4 डॉट 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 डॉट। तो ये सारे हमारे ओमेगा हो जाएगा। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने तो क्या करना पड़ेगा, हाफ एम v1 का स्क्वायर, इसका जो भी वेलोसिटी होगा वो उसमें लिखना पड़ेगा, यही तो होता है फॉर्मूला। डॉट डॉट जितने भी पार्टिकल है उन सबकी जोड़ दीजिए। v बराबर क्या होता है, r ओमेगा, तो हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। सब में से हमने ओमेगा स्क्वायर को कांस्टेंट ले लिया, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर एंड m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 इनफिनिटी तक। तो इसका मतलब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है फॉर अ रिजिड बॉडी तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में एम आर, क्या जी, एम आर, और ये आर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या, जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट ये क्या है, आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है ये आपकी उस एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है ये उस एक्सिस के अबाउट आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझिए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है इनर्शिया का रोटेशन, इनर्शिया का रोटेशनल इफेक्ट क्या होता है आपका, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है। तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है इनर्शिया का रोटेशनल इफेक्ट। मोमेंटम ऑफ फोर्स या टॉर्क ऑफ फोर्स का मतलब है फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट। उसी तरीके से मोमेंटम ऑफ मोमेंटम का मतलब है मोमेंटम का रोटेशनल इफेक्ट। इसका मतलब इन सभी का रोटेशनल इफेक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो ये सारी कहानी है। अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का रोटेशनल इफेक्ट। जिसे हम क्या बोलते हैं, MOI बोलते हैं। MOI for a particle about axis of rotation is given as I is equals to mr square। तो फॉर अ पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल के लिए, छोटे से पार्टिकल के लिए जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आता है वो क्या आता है, I is equals to mr square। r क्या है, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है और उसके ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, सॉरी परपेंडिकुलर रेडियस है। ये उस एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर इन फ्रेम, परपेंडिकुलर है। क्या है वो, परपेंडिकुलर है। आई क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होगी और मास भी कभी नेगेटिव नहीं होता। आइए क्वेश्चन करते हैं और अपने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा बिल्ड करते हैं, है ना। देखिए आपके पास एक पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, आपको एक्स वाई और जेड सबके अलोंग क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एक्स एक्सिस क्या है, ये रही, ये दोनों पार्टिकल तो इसी पर हो गए,
मतलब इनका तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका निकालते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है कितनी। अब इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाली एक्सिस से, यही तो होगी। इस तरीके से मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आ गया एक्स एक्सिस में, 7m²। अब वाई एक्सिस में निकालते हैं। तो वाई एक्सिस होगी ये वाली, तो ये वाला पार्टिकल इसी पर आ गया, इसका मतलब इसका डिस्टेंस 0, और ये वाला पार्टिकल भी वाई पर आ गया, इसका भी डिस्टेंस 0 हो गया। तो इसका और इसका निकलेगा। 4m का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। तो एक्स क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर कर देंगे। नीचे वाले ये वाला पार्टिकल के परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, 6ma² आ जाएगा। अब जेड एक्सिस में निकालते हैं। जेड एक्सिस किधर होती है, ये वाली जो एक्सिस होगी वो क्या होगी तुम्हारी, जेड एक्सिस होगी। क्या होगी हमारी, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस मतलब वो इधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस है, यही इसके परपेंडिकुलर हुआ, तो कितना आ गया, ए आ गया। इसका मतलब 2ma²। ये वाला पार्टिकल एम पर ही बैठा हुआ है, तो उसका तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 0, 0,0 आ जाएगा। अब इसके लिए निकालते हैं। ये ऐसे रखा है, वो पार्टिकल ऐसा है। हम जानते हैं अगर कोई पार्टिकल ऐसा है और एक पार्टिकल इधर है, अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचनी है तो आप क्या करोगे, आप लोग यहां बनाएंगे, ये 2D है, 2D प्लेन है ये। तो जेड वाला एक्सिस इधर आएगा, इसको नीचे लिटा दिया तो 4m यहां आ जाएगा। तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली। इसका मतलब जो ए है वही क्या होगी, जेड एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी। और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही, तो 3ma²। यहां से फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 2 9। हाँ एक सेकंड, यहां गड़बड़ हो गया है ना। ये थोड़ी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जैसे ये है और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूंगा तो ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये पॉइंट इधर है और ये पॉइंट इधर है, इसको इससे मिलाएंगे तो वो जो एंगल बनाएगा वो मेरा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब मुझे जेड एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस लेनी है। हमेशा याद रख लो, कभी भी जेड एक्सिस से आपको इस पॉइंट से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो इस डायगोनल के अलोंग जो डिस्टेंस आएगी वही उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी। इसका मतलब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको यहां बनाते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, a√2। यहाँ कितना आ जाएगा, 4m 2a²। तो फाइनली अपना आंसर कितना आ गया, 13ma²। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, और आपको एक ट्रायंगल दिया है और उस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये मास 3m है और ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें ए दी है, मतलब ये इक्विटोरियल ट्रायंगल है। चलिए तो आई एक्स, आई वाई और आई जेड निकालना है। कैसे निकालेंगे, आई एक्स ये होगा, तो एक डिस्टेंस, ये दोनों तो यहीं आ गए, दोनों का तो 0 हो गया। इस वाले पार्टिकल का क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ये होगा। और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर ये 60 डिग्री है
और ये a है, तो साइन 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बराबर क्या हो गया, कर्ण मल्टीप्लाई में साइन 60, तो कितना आ गया ये a√3/2। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 3m मल्टीप्लाई में a का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3 3 9, 9ma²/2, सॉरी 4। ये क्या हो जाएगा x के अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। अब y के अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो ये अपना y होगा, ये इसी पॉइंट पर है, इसका मतलब इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इस वाले पार्टिकल का निकालते हैं, तो ये वाला पार्टिकल इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी जो कि है a। तो इसका मतलब i y बराबर आ जाएगा इसके लिए 2m मल्टीप्लाई में a का स्क्वायर। अब इस पार्टिकल के लिए निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y एक्सिस ये है, तो y एक्सिस ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को मिला के मिलेगी। तो ये वाली डिस्टेंस क्या है हमारी, इस पूरा डिस्टेंस का आधा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से a/2। तो इसका मतलब इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 3m मल्टीप्लाई में a/2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आपका y एक्सिस में मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आ गया 11ma²/4। अब z एक्सिस के अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो अगर हमें z एक्सिस के अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका मतलब है हमें ये वाली डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसके अबाउट, इसके अबाउट यही क्या होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मानी जाएगी। तो क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस m के लिए 2ma²। अब इस वाले पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो इस वाले पॉइंट के लिए अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, तो इसको इधर मिलाएंगे। तो हमने क्या बताया था, अगर कोई यहाँ पॉइंट पड़ा है तो ये जो लाइन मिलाएगी वो क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो इसका मतलब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी a हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3m। तो z एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना आ गया 5ma²। और इसके ऊपर भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं। बहुत कितना इजी टॉपिक है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, मास से मल्टीप्लाई करना है, अपने का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये यहाँ पे इजीली समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, पेज नंबर 1 पे होमवर्क है, आपको करके लेके आना, उसका डिस्कशन कल करेंगे। आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है और होमवर्क है, आप कर सकते हैं। चलिए, अभी तक हमने जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकाला है वो पार्टिकल के लिए निकालना है। अगर हमें पूरे ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या करते हैं सर, इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत बढ़िया। अगर हम सब छोटे पार्टिकल का निकाल लें और उसका इंटीग्रेशन कर दें तब हमें क्या मिल जाएगा, तब हमें उस पूरे कंप्लीट सिस्टम का क्या मिल जाएगा, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया लाइक अ सेंटर ऑफ मास। माना ये हमारी रिजिड बॉडी, ठीक है, और वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। मैं r डिस्टेंस जाऊंगा और छोटा सा मास पकड़ लूंगा और इसका सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा dm/r²। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तब मुझे क्या मिल जाएगा, इस कंप्लीट रिजिड बॉडी के लिए इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो अगर आपको पूरे ऑब्जेक्ट के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको छोटे से पार्टिकल का निकालना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। याद रखिए, अगर लैम्डा डेंसिटी है तो आप ये यूज करेंगे, अगर सिग्मा डेंसिटी है तो ये यूज करेंगे, और एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया तो एरिया ही रहेगा। और अगर रो डेंसिटी है, वॉल्यूम डेंसिटी है, तो रो इनटू में एरिया मल्टीप्लाई में लेंथ, ठीक है। तो ये तीनों कभी हो सकता है कि डीएम की जगह ये दिया हो, तो कैसे यूज करेंगे, तब आप ऐसे लिख सकते हैं, जो कि आपने सेंटर ऑफ मास में सीखा है। चलिए अब हम सेंटर ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम समझते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या समझते हैं हम, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, radius of gyration of a body about the axis of a rotation is defined as the radial distance of a point which would have a moment of inertia
the same as the body actual mass distribution of mass if the total mass of the body were concentrated there. इसका मतलब अगर इस पूरे रिजिड बॉडी के मास को एक छोटे से पार्टिकल के मास में बदल दिया जाए, तो जिस एक्सिस के अबाउट ये वहां घूम रहा था उस एक्सिस के अबाउट से घुमा दिया जाए, तो वहां से इसका जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आता है वो क्या आता है, m² आता है। तो ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो इस रिजिड बॉडी का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आता था, mr²। तो इसका मतलब यहां से k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, आप निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को m² के बराबर कर देंगे रेडियस ऑफ गायरेशन के समय में। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या कहता है, कंप्लीट रिजिड बॉडी के मास को एक पार्टिकल के मास में बदल दीजिए, तब आप आई की जगह क्या लिख सकते हो, m² लिख सकते हो। आई होप आपको रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे समझ आया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। याद रखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सब जगह नहीं लगा सकते, केवल 1D और 2D में ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई जा सकती है। ये क्या कहता है, कोई भी रिजिड बॉडी है और 2D में है तो उसके केस में इसके अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, इसके दोनों के सम के मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। इसका मतलब जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, और ये तीनों क्या होना चाहिए, दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, पैक्ट होने चाहिए। एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, पैक्ट होने चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तब हम क्या कहेंगे, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इन वाई एक्सिस प्लस मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस। क्या जी, जेड एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो क्या करेंगे, ये एक्सिस है तो क्या करेंगे, ये आपका टोटल डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस गए, छोटे से डिस्टेंस गए तो हमने उस डिस्टेंस को एक्स बोल दिया, और यहां से आपने मास पकड़ लिया जिसको हमने डीएम बोला, तो इसका क्या हो जाएगा, डीएम एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर वाई निकालना है तो क्या करेंगे, वाई पे जाएंगे और छोटा सा टुकड़ा पकड़ लेंगे, तो इस तरीके से आई एक्स आई वाई आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आई जेड मिल जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2D प्लेन 1D प्लेन में लगाई जाती है, और आई जेड बराबर क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई, और ये तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हुए दैट मींस वहां पर पैक्ट वेरीफाई नहीं होगा। चलिए अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लगा लेते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की खास बात यह है कि वो हम किसी भी एक्सिस, किसी भी, चाहे वो 1D हो, चाहे वो 2D हो, चाहे वो 3D हो, किसी भी कहीं भी उसे हम लगा सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट 1D हो, चाहे वो 2D हो, चाहे वो 3D हो, वहां पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम इजीली लगा सकते हैं। माना ये अगर आपकी एक रिजिड बॉडी है, लेकिन ध्यान रखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा। ये हमेशा किसके अबाउट निकाली जाएगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकाली जाएगी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाली, मतलब सेंटर ऑफ मास के आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी। मान लिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस को मैंने ए बोला और बीच के डिस्टेंस को मैंने डी बोला है, तो कैसे निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ये वाली लेंथ और ये वाली एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जैसा ये है वैसा ये भी है, इसका मतलब ये दोनों के पैरेलल हैं, और एक लाइन सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग सकती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट ए इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस, माना कि जो भी पार्टिकल है उसका मास m है, माना यहाँ जो रिजिड बॉडी है उसका मास क्या है, m है, तो क्या लिखेंगे m, और इस वाली एक्सिस जिसके अबाउट निकालना है और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस है
उसका स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके आपको क्या मिल जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट इसका MOI मिल जाएगा, बोले तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। मान लीजिए आपको इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालनी है और ये वाली की लेंथ R है, तो इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या निकालेंगे, IB इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास m और इसका रेडियस का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगाएंगे और ये हर जगह वैलिड है, लेकिन याद रखेंगे एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जरूर गुजरनी चाहिए, वरना आप ये वाली एक्सिस थ्योरम को लगा नहीं पाएंगे। ये कैपिटल M क्या है, पूरे रिजिड बॉडी का कंप्लीट मास है, टोटल मास है, ठीक है। फॉर सेट ऑफ पैरेलल एक्सिस MOI इज मिनिमम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको समझ में आया, आपको ऐसे ही लगाना है, सेंटर ऑफ मास होना चाहिए और दूसरी लेंस के पैरेलल होनी चाहिए, उसके बीच का डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे, कंप्लीट मास रखेंगे, तब जाके आप ये जो है यहाँ पे वैलिड कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम चाहे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों को ही हमने अच्छे से समझ लिया है। आइए अब हम कुछ कुछ का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। ये दो थ्योरम हमें याद रहनी चाहिए, और आई बराबर क्या होता है, MR² होता है, हमें ये तीनों चीज याद रहनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं और अपना सबसे पहले निकालते हैं MOI फॉर ए रॉड। आपके पास एक रॉड है जिसका लेंथ है L और इसका आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। जो रॉड है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रॉड घूम रही है, इसके अबाउट क्या कर रही है, रॉड घूम रही है। यहाँ पे कोई प्लेन है तो इसके अबाउट रोड क्या कर रही है, घूम रही है, घूम रही है। इसके अबाउट रोड क्या कर रही है, घूम रही है। तो वो इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोड हमारी घूम रही है। तो हमें क्या निकालना है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। आपने बताया था अगर कोई एक ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, x लेंथ पे जाते हैं और dx लेंथ का छोटा सा, dm लेंथ का छोटा सा, dx लेंथ का छोटा सा पार्टिकल पकड़ते हैं। तो dx लेंथ का छोटा सा पार्टिकल मैंने पकड़ लिया और इसका मास कितना होगा, dm होगा। dm बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू dx होता है अगर एक रॉड होती है। तो I बराबर निकलेगा, छोटे से मास का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, di बराबर स्मॉल यूनिट का स्क्वायर और dm और इसका इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, यहां से लेकर यहां तक। dm की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx। लिख सकते हैं लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 0/L। लैम्डा बराबर क्या होता है, कंप्लीट मास बटे कंप्लीट लेंथ। क्या लिख सकते हैं हम, M/L लिख सकते हैं। M/L कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और dm की जगह मैंने क्या लिखा, लैम्डा डॉट dx। तो लैम्डा डॉट dx यहाँ पे लिखा मैंने, फिर लैम्डा की जगह M/L आ गया और यहाँ तो x ही रहेगा, लेकिन x का स्क्वायर भी होता है। तो अब एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 हो जाएगा। इसका लिमिट चढ़ाएंगे, यहाँ आ जाएगा mL³/3/3 इससे ये कटा। तो इस तरीके से mL²/3 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे याद कर लेंगे कि अगर रॉड है और रॉड को इस पॉइंट से रोटेट किया जा रहा है तो उस पॉइंट के इस वाली एक्सिस के अलोंग इस रोड का जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आता है वो क्या आता है, mL²/3 आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, रोड को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। रोड इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही कहानी, हम इसको ओरिजिन बोल देंगे। अब तो x लेंथ पे जाएंगे और dx लेंथ का छोटा सा पार्टिकल पकड़ेंगे जिसका मास होगा dm और dm बराबर होता है लैम्डा डॉट dx, लैम्डा बराबर होता है m/l dx। यहाँ क्या आ जाएगा, m/l x का स्क्वायर डॉट dx। सर लिमिट कहाँ से लिखेंगे, हमें चूंकि ये वाला भी जोड़ना है और ये वाला भी जोड़ना है तो इसका मतलब आपको लिमिट लिखनी पड़ेगी यहां से। तो ये क्या है, बीच से काटा है तो इसका मतलब टोटल लेंथ L थी, ये कितना हो जाएगा L/2 और ये कितना हो जाएगा L/2। तो 0 से बड़ा वाला लेंगे प्लस में L/2,
और 0 से नेगेटिव लेंगे माइनस में L/2। तो यहाँ लिमिट चढ़ेगी L/2 से सॉरी माइनस L/2 से L/2 के समथिंग। तो यहाँ से इंटीग्रेट करके जब आंसर वैल्यू वगैरह पुटिंग करते हैं तो अपना आंसर आता है ml²/12। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट अपने रिजल्ट याद रख लेने हैं कि अगर आपकी ये रोड है और इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है तो इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आता है ml²/3। और अगर आपकी रॉड है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है तो इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आता है ml²/12। आई होप आपको ये दोनों यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं अपना एक आध क्वेश्चन करते हैं और फिर हम रिंग वगैरह का निकालेंगे। चलिए ये रहा क्वेश्चन। फाइंड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। मास आपको m दिया है और आपको एक्सिस जो है क्वेश्चन में दी गई है, ये रही। और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट मतलब रोड के बीचों बीच जा रही है। तो रोड के बीचों बीच जो जा रही है, तो अगर मैं कोई सा भी पार्टिकल लूंगा तो उन सब का रेडियस क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वो सारे पार्टिकल इस वाली लाइन पर पहले से ही रखे हुए हैं। इसका मतलब इन सब डीएम का जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 0। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है और ये वाली लेंथ दे रखी है हमें क्वेश्चन में a और ये वाली लेंथ है टोटल l। इस एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है। तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, इस टोटल का मास कितना है? m है। टोटल मास कितना है? m है। या हम क्या कर सकते हैं? x लेंथ पे जाएंगे और dx लेंथ में थोड़ा सा पार्टिकल पकड़ेंगे जिसका मास कितना होगा? dm। अब सर बताइए इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे? I = dm x स्क्वायर, जो कि हो जाएगा गलत, क्योंकि ये जो x है वो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है। और हमने पढ़ाया है कि जो भी एक्सिस होती है, जिस भी एक्सिस के वो रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। इसका मतलब में गलत हो जाएगा। इस वाला dm, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस dm की? ये मतलब a है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dm a² I बराबर में ये। तो a क्या है? कांस्टेंट है। x बदल रहा था, a नहीं बदल रहा था, तो a बाहर आ जाएगा और dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो इस तरीके से इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? हमारा ma² आ जाएगा। तो याद रखना है हमें डिस्टेंस कौन सी चाहिए? हमें डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर। अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं हुई दैट मीन्स यू कैन बी कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम इसके लिए निकालते हैं। अब रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट हम घुमा रहे हैं और रॉड को आपने ऐसे रखा है आप ही, और ये एंगल है थीटा। आप ही ने बताया था हम जो कंपोनेंट करते हैं वो रोड के अलोंग करते हैं। तो हम रोड पे चढ़ेंगे x लेंथ और छोटा सा पार्टिकल यहां से पकड़ लेंगे जिसको बोलेंगे हम dx। यहां से इसका और इसका मास कितना होगा? dm। और dm बराबर क्या होगा? m/l dx। तो I बराबर होगा dm और कौन सी लेंथ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी, ये तो नहीं होगी। तो हम यहां से एंगल बनाते हैं। ये थीटा है और ये x है। यह लेंथ कैसी आ जाएगी हमारी? साइन थीटा बराबर ये वाली लेंथ बट्टे में करंट। तो यही लेंथ क्या आ गई हमारी यहाँ से? x साइन थीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे x साइन थीटा का स्क्वायर और लिमिट चढ़ाएंगे 0 से l। यहाँ क्या आ जाएगा? m/l साइन थीटा कॉन्स्टेंट है और यहाँ x स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3। यहाँ आ जाएगा l³ 3। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा ml² 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर रोड किसी थीटा पर है
और जिस एंगल पे थीटा रखी है उसी के अलोंग आपने रोटेट किया है, इसे ऐसे रोटेट किया है, तब उसका जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आता है वो क्या आता है, ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। ये भी हमें याद रखना है। अगर रॉड ऐसे है और उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं तब उसके केस में इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना आता है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से आएगा ml²/12 sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमें याद रख के चलना है कौन से केस में क्या मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम निकालते हैं रिंग के लिए। अब हम मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे रिंग के लिए। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट रिंग, ये आपका रिंग है जो अंदर से खोखला है और इसकी ऑन एक्सिस के अबाउट में क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। ऑन एक्सिस का मतलब जैसे ये रिंग है, तो ये रिंग है तो इसकी ऑन एक्सिस होगी यहां, यहां गई इसकी ऑन एक्सिस होगी, तो इसके अबाउट में क्या कर रहा हूं, उसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं। तो इस एक्सिस के अबाउट, अगर मैं इसकी ऑन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं तो इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, आर लेंथ पे जाएंगे और डीएम लेंथ का छोटा सा पार्टिकल पकड़ेंगे। डीएम बराबर क्या आ जाएगा, मास अपॉन में एरिया। तो एरिया कितना होगा इसका, πr², या आप डीएम ही लिख लो। तो यहाँ का मोमेंटम इनर्शिया क्या आ जाएगा, आई बराबर डीएम परपेंडिकुलर आर और इसका इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से डीएम क्या हो जाएगा, एम बन जाएगा। तो यहां से मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आ गया हमारा, mr² आ गया। इसको अगर 3D में दिखाना हो तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि जो रोड है वो ऐसे घूम रही है, रोड जो है वो ऐसे घूम रही है, सॉरी रिंग जो है वो ऐसे घूम रही है, तो उसका MOI क्या आता है, mr²। तो हमें ये याद रख के चलना है। अगर ये सेक्टर है, इसका मास m है, एंगल थीटा है, तो इसका MOI क्या आएगा, कुछ नहीं, r पे जाएंगे, dm का छोटा सा पार्टिकल पकड़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां भी आपका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, mr² ही आएगा। चाहे आधी रिंग क्यों ना हो जाए, मास अभी भी क्या है इसका, कैपिटल M है, तो इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, mr² ही होगा। लेकिन अगर मास आधा हो जाता तब इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाता, m/2r² हो जाता। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मास m है, चाहे वो सेक्टर हो, चाहे वो आधी डिस्क हो, चाहे वो पूरी हो, सबका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आता है, mr² आता है। लेकिन अगर मास बदल गया तो सबका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एक जैसा नहीं आएगा। आइए अब हम निकालते हैं रिंग का सेंटर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया उसके सरकमफ्रेंस एंड परपेंडिकुलर टू रिंग, मतलब उसके सरकमफ्रेंस के परपेंडिकुलर, सरकमफ्रेंस से जा रहा है और उसकी एंड परपेंडिकुलर टू रिंग, और रिंग के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अब जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो यहां से कैलकुलेट करने चाह रहे हैं, समझा भी नहीं सकते इसे। तो हम यहां से जो है इसको चला रहे हैं, मतलब वो जो आपका रिंग है वो इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। इसका मतलब इसको अगर ऐसे बनाया जाए तो ये वाला पॉइंट ऐसे है, ये सरकमफ्रेंस है, और इसके परपेंडिकुलर जो रिंग जा रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या निकालना है, इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है और बीच का डिस्टेंस r ले लेते हैं। तो यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, I बराबर ICM प्लस mr², और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रिंग का mr² होगा। तो इस तरीके से सरकमफ्रेंसेस के अबाउट रिंग का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, 2mr² आ गया। तो इस तरीके से आपने सीखा कि रिंग का, रोड का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है, और इन सभी के मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हमें याद कर लेने हैं क्योंकि आगे कंटिन्यू चैप्टर में हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आज का लेक्चर यही रखते हैं, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
और 10 जुलाई से फिजिक्स का पहला चैप्टर चालू होगा 12th क्लास का। सो बी रेडी। मिलते हैं कल तक। टाटा बाय बाय, जय हिंद।